आज हम लोग स्पेक्ट्रोफ्लूरीमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये एक उत्सर्जन प्रक्रिया है। यहाँ पे पदार्थ जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए पहले पदार्थ के को उत्तेजित अवस्था में पहुँचना चाहिए, तो उससे प्रकाश वो पदार्थ अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को संक्रमित उच्च ऊर्जा अवस्था में करता है, और जब वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में आता है तो वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इस उत्सर्जित प्रकाश को हम प्रस्फुरण, इस उत्सर्जित प्रकाश को हम स्फुरण कहते हैं या स्फुर प्रकाश कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर, तो वो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इस उत्सर्जित प्रकाश को फ्लोरेसेंस कहते हैं, और जो फ्लोरिस्ट वेवलेंथ है उसकी तरंगदैर्ध्य लंबी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होती है, जबकि अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा अधिक होती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी होती है। जो फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है प्रकाश अवशोषण के बाद छोटी तरंगदैर्ध्य अवशोषित करके लंबी तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं, इस प्रक्रिया को फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये जो शिफ्ट है, जब पदार्थ यूवी शेड से प्रकाश अवशोषित करता है और लंबी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो इस शिफ्ट को स्टोक्स शिफ्ट कहते हैं। कोई भी परमाणु या अणु जब प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षक में संक्रमित हो जाता है। जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सामान्य अवस्था में यदि एक चरण में आता है तो वो उतनी ही प्रकाश की तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करेगा जितनी कि उसने अवशोषित की है। परंतु यदि वो कई चरणों में अपने सामान्य अवस्था में आता है तो जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हैं वो लंबी होंगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा कम होती है, और इस तरह की कई तरंगदैर्ध्य हैं वो उत्सर्जित करेगा। तो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा जो है वो बैंड स्पेक्ट्रा के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रस्फुरण की तकनीक बहुत कम समय के लिए होती है, 10⁻⁻7 सेकेंड। जो संरचनात्मक लक्षण किसी भी पदार्थ में उपस्थित होने चाहिए जिससे कि वो प्रस्फुरण की प्रक्रिया दिखा सके वो निम्नलिखित है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कई सारे संयुग्मित द्विआबंध उपस्थित होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स में हाई डिग्री ऑफ रेजोनेंस की अनुनाद की स्थिरता होती है, वो अधिक प्रस्फुरण दर्शाते हैं। डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सरलता से उत्तेजित हो सकते हैं वो प्रस्फुरण की प्रक्रिया को दिखाते हैं। जितने अधिक पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने अधिक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी अधिक प्रस्फुरण की प्रक्रिया होगी। अतः पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स अधिक प्रस्फुरण दिखाते हैं बेंजीन व्युत्पन्न की तुलना में। वो समूह जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, वो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का घटा देते हैं, अतः प्रस्फुरण को घटाते हैं। जबकि वो समूह जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ाते हैं, वो प्रस्फुरण को भी बढ़ाते हैं। उदाहरण NHOH, NHCH3 इत्यादि। यहाँ पे ये डायग्राम के द्वारा विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होता है होकर वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में पहुँचता है और सीधे एक चरण में वापस अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और कई चरणों में या मध्यस्थ ऊर्जा स्तर में वो वापस आता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को स्टोक्स स्कैटरिंग कहते हैं। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से और उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और एक चरण में एकदम अपने सामान्य अवस्था में आता है, तो इस प्रकार के प्रभाव को एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग कहते हैं। और ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये विभिन्न कक्षक के एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे स्टोक्स प्रभाव देखने को मिलता है। फ्लोरेसेंस उन मॉलिक्यूल्स में अधिक होती है जिनमें नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं। अगर मॉलिक्यूल में रिजिडिटी है तो वो अधिक फ्लोरीस करेगा। एरोमेटिक पदार्थ जिनमें तली मॉलिक्यूलर संरचना है, रिजिड है और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिकली अनक्राउडेड है, वो अधिक प्रस्फुरण दर्शाते हैं। मेटल आयंस, धात्विक आयंस रिजिडिटी को बढ़ाते हैं, इस कारण से वो फ्लोरेसेंस को बढ़ाते हैं। कीलेशन इसी कारण से प्रस्फुरण की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। कम
सांद्रता पे जो फ्लोरेसेंस प्रसरण की तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता से निम्नलिखित सूत्र द्वारा संबंधित है। IF = 2.3 I0 एप्सिलॉन लैम्डा CDQ, जहाँ पे C जो है फ्लोरेसेंट पदार्थ की सांद्रता है मिलियन में, D लेंथ है लाइट पाथ की, और एप्सिलॉन लैम्डा जो है वो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है अवशोषण करने वाले पदार्थ का उस तरंगदैर्ध्य पे। Q जो है वो क्वांटम एफिशिएंसी है जिसको निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। Q = प्रस्वरित क्वांटा अपॉन अवशोषित क्वांटा। कितना, कौन सा क्वांटा प्रस्वरित किया है अपॉन जो प्रकाश का क्वांटा अवशोषित किया है। ये टेक्निक सबसे अधिक संवेदनशील कम सांद्रता पे होती है। 100 पिकोग्राम के कैटोकॉल अमीन्स या NADH सरलता से इस विधि द्वारा मापे जा सकते हैं, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में 100 माइक्रोग्राम्स चाहिए होता है, अधिक मात्रा चाहिए होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इस प्रकार से है, इसमें 2 मोनोक्रोमैटर्स की आवश्यकता होती है। एक सैंपल से पहले रखा जाता है, एक बाद में। पहले वाला इसलिए होता है कि वो उस तरंगदैर्ध्य को चयनित करता है जिससे सैंपल के अणुओं को उत्तेजित करना है, और दूसरा उस तरंगदैर्ध्य को चयनित करता है जो वो सबसे अधिक प्रस्वरित कर रहा है। जो प्रकाश स्रोत है वो कंटिन्यूस सोर्स है रेडिएंट एनर्जी का, इसके लिए मरकरी लैंप या जेनॉन आर्क का उपयोग करते हैं। दूसरा मोनोक्रोमैटर प्रिज्म होता है और ये उस तरंगदैर्ध्य को चूज करता है जिससे, पहला वाला जिससे सैंपल को उत्तेजित करना है, और दूसरा मोनोक्रोमैटर जो सैंपल जिस तरंगदैर्ध्य को उत्सर्जित कर रहा है प्रसरण के द्वारा उसको चयनित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। फिर डिटेक्टर संसूचक उपस्थित होता है और एम्पलीफायर जो कि तीव्रता को बढ़ाता है जिससे सरलता से संसूचन हो सके। ये डायग्राम है जो इंस्ट्रूमेंटेशन का ये प्रकाश स्रोत है। ये एक बीम लाइट की चयनित करने के लिए, फिर मोनोक्रोमैटर तरंगदैर्ध्य चयनित करने के लिए जिससे अवशोषी पदार्थ प्रकाश के की तरंगदैर्ध्य वो चयनित करता है जिससे अणुओं को उत्तेजित करना है। फिर ये दूसरा मोनोक्रोमैटर है, एमिशन उत्सर्जन हर दिशा में हो रहा है तो ये राइट एंगल्स में इसलिए रखते हैं जिससे कि जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है उसका P2 चयनित कर ले मोनोक्रोमैटर, और फिर उसका सरलता से संसूचन होकर रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस विधि के अनुप्रयोग हैं, ये मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा, प्रस्फुरण स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके हम पदार्थ की पहचान ज्ञात कर सकते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें किसी भी पदार्थ की सांद्रता निकाल सकते हैं जैसे राइबोफ्लेविन, थायमिन, हार्मोन इत्यादि जैसे कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन आदि का अध्ययन कर सकते हैं। अंतराकोशिकी मुक्त कैल्शियम सांद्रता की गणना कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट प्रोब्स बनाए गए हैं जिसके द्वारा कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी संरचना का। फिर फ्लोरेसेंस इम्यूनो अस्से के द्वारा प्रतिजन प्रतिपिंड की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं।